सभी को जय हिंद। और हम लोग आज खान सर के बुक का जो सार संग्रह बुक है उसका हम लोग सार संग्रह का स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री का, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हिस्ट्री का पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल, उसको शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले जाते हैं इस पे पहले पॉइंट टॉपिक पे। इतिहासकारों के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? भैया, जब मानव जीवन सभ्य नहीं रहेगा तो लिपि कहाँ से होगा? जी, इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट, भारत में पसाड़कालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो भारत में पसाड़कालीन सभ्यता का खोज सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। तो भारत में पसाड़कालीन सभ्यता का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कब? 1863 में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहाँ से पूर्व पसाड़कालीन उपकरण प्राप्त किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पसाड़कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहाँ से पूर्व पसाड़कालीन उपकरण प्राप्त किए थे? पल्लवरम मद्रास में है, वहीं से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने आपको पूर्व पसाड़कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। नेक्स्ट, पूरा पसाड़काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार एवं खाद्य संग्रह के नाम से पूरा पसाड़कालीन को जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमवर्तन ग्लेशिएशन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2.5 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित होते हैं? तो पत्थर से। तो ग्लेशियन काल, हिमवर्तन काल में जो भी चीज़ होगा, उस वक्त कोई मेटल नहीं था तो सब पत्थर से ही ना निर्मित होगा। नेक्स्ट, बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। यह स्थल भारत के किस स्थान में है? तो देखिए, जब 14 लाख ईसा पूर्व माना जा रहा है मानव के जीवन का अस्तित्व बोरी नामक जगह से, वो जगह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, तो वहाँ पे ये माना गया है कि 14 लाख वर्ष से पहले से मानव हैं महाराष्ट्र में। बोरी से ये बात पता चलता है। नेक्स्ट, पूरा पसाड़ युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों को स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है? 3 आधार में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है निम्न पूरा पसाड़ काल। ठीक है, एक चीज़ को इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें कह रहा है निम्न पूरा पसाड़ काल। देखिए, इसमें है निम्न पूरा पसाड़ काल, टाइमलाइन दिया हुआ है इसमें। मध्य पूरा पसाड़ काल, इसका टाइमलाइन दिया गया है। उच्च पूरा पसाड़ काल, जहाँ पे देखिए निम्न रहे, मध्य तो ठीक है, उच्च रहे, ये तीनों ना पसाड़ काल के एक खंड में है। इसके बाद आता है मध्य पसाड़ काल, उसके बाद आता है नव पसाड़ काल। और ये जो है निम्न, मध्य, उच्च, ये तीनों मतलब एक पूरा पसाड़ काल के युग में आते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? तो जुरासिक काल में जब डायनासोर का टाइम था, तो वहाँ का फॉसिल कहाँ से मिला है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में वहाँ का फॉसिल मिला है जुरासिक काल का। जैसे आप छत्तीसगढ़ पीसीएस है, छत्तीसगढ़ एसआई है, छत्तीसगढ़ का एसएससी है, तो वहाँ के एग्ज़ाम में ये सब रहता है, आपको समझना होगा। जैसे कि कोई बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चिरान जग ये सब रहा ना, तो बिहार से रिलेटेड होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है। स्टेट वाइज क्वेश्चन अपने स्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन गिराता है। नेक्स्ट, किस संस्कृति को गड़ासा खंडक बटिकास्म संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो सोहन संस्कृति को ना आप गड़ासा खंडक बटिकास्म संस्कृति के नाम से जानते हैं। और ये सोहन संस्कृति है, भारत की सबसे पुरानी संस्कृति है सोहन संस्कृति। इसी को गड़ासा खंडक और बटिकास्म संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्यपूरा पाषाण काल को नवासा की चरण संज्ञा दी गई है। तो मध्यपूरा पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई है। किसको? नवासा को। मध्यपूरा पाषाण काल को नेवासा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस काल में उच्च कोटि के औजार नेवासा नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। नेवासा नामक स्थल से मध्यपूरा पाषाण काल के उच्च कोटि के औजार प्राप्त होते हैं। यह स्थान भारत में कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है नेवासा, वहाँ से मध्यपूरा पाषाण काल के उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त होते हैं। अब लोग आते हैं नेक्स्ट पे, और इसमें हम लोग आते हैं नेवासा के ही निकट किस स्थान के मध्यपूरा पसाड़ीन उद्योग एवं निवास का साक्ष्य मिलता है? तो नेवासा के पास एक जगह है चिरकी, वहाँ से मध्यपूरा पसाड़ी के उद्योग और निवास का साक्ष्य मिलता है। वहाँ पर हम लोग निवास कैसे लोग पुराने ज़माने के करते थे, वहाँ उद्योग में जैसे कि पत्थर का क्या क्या सब बनाते थे उपकरण। तो नेवासा के कुछ दूरी पर है चिरकी, वहीं से मध्यपूरा पसाड़ का उद्योग और निवास का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट, मध्यपूरा पसाड़ काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिए। मध्यपूरा पसाड़ काल में क्वार्टजाइट
पहले क्वार्टजाइट के पत्थर यूज होता था, उसके स्थान पर क्या होने लगा, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे मध्यपूरा पाषाण काल में। इस समय के औजारों को मुख्यतः किससे बनते थे, सल्क यानी कि पत्थर से। ठीक है, नेक्स्ट, फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्यपूरा पाषाण काल के मुख्य औजार थे। तो फलक, बेधनी, छेदनी, खुरचनी ये सब मध्यपूरा पाषाण काल के औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम से जाना जाता है, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। फलकों की अधिकता किसको, मध्यपूरा पाषाण काल को, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल को नहीं, मध्यपूरा पाषाण काल को। मैंने आपको बताया ना, तीनों का टाइमलाइन अलग है, आप बेस स्ट्रॉन्ग रखिए। नेक्स्ट, भदने किस काल का उपकरण है, उच्च पूरा पाषाण काल का उपकरण है भदने। आपको मैं बेस के लिए, रुक जाइए, मैं आपको अभी अपना नोट्स दिखाता हूँ, वेट करिए, लाइन पर रहिए। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है, ये मेरा नोट्स है, इसमें ये पाषाण काल जो है इसका 3 पार्ट है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख बीसी तक, इसमें पेबल टूल्स मिले। बेलन घाटी में जो औजार प्राप्त हैं निम्न पूरा पाषाण काल से मिला था। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 बीसी तक, इसमें जैस्पर, चर्ट ये सब मिले। और इसमें तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 बीसी तक, इसमें होमो सैम्पियन जो है उच्च पूरा पाषाण काल में है। इसके बाद आपका आ रहा है ये क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। अब ये देखिए 10,000 से लेकर 7,000 बीसी तक, ये आपका मध्य पाषाण काल है, देख रहे हैं, ये देखिए मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 7,000, ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझिए इस चीज़ को। रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका ये मध्य पूरा पाषाण काल है और ये मध्य पाषाण काल है। इसका 1 लाख से 40,000 टाइमलाइन है और इसका आपका टाइमलाइन है, इसमें दिया है 10,000 बीसी से 7,000 बीसी। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अंत में आता है नव पाषाण काल। तब समझिए भदने किस काल का उपकरण है, उच्च पूरा पाषाण काल का आपका ये उपकरण है। नेक्स्ट आते हैं, किस घाटी की सभ्यता में लोहंदंगा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। तो हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति आपको बेलन घाटी से मिलती है। हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति बेलन घाटी से मिलती है, लोहंदा नाले से, बेलन घाटी से मातृ देवी की मूर्ति हड्डी से बनी। नेक्स्ट, पटने से किस पक्षी के 3 अंडकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अंकलन मिलता है। शुतुरमुर्ग से आपको 3 अंडकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त अंकलन मिलता है शुतुरमुर्ग से। नेक्स्ट, अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया, जावा मानव ने। अग्नि का आविष्कार जावा मानव। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा, आग जलाना सीखा आदि मानव ने। हस्तकुठार, विदर्णी, हस्तकुठार एवं विदर्णी प्राचीन काल में सबसे प्रचलित उपकरण है। हस्तकुठार और विदर्णी। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है, हैंडीमैन, जो हाथ से औजार बनाते थे ना, वो लोग हस्तकुठार और विदर्णी बनाए। और नेक्स्ट पे आते हैं, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 7,000 ईसी। देखिए यहाँ पे आ गया मध्य पाषाण काल। 10,000 से 7,000 बीसी को किस अन्य युग के नाम से जाना जाता है, शिकार एवं पशुपालन मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। 10,000 बीसी 7,000 बीसी मध्य पाषाण काल, शिकार एवं पशुपालन। नेक्स्ट, किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विविध रूप से दफन करने की प्रक्रिया, अंत्योष्टि, इसमें दफन करने का, जो मानव है उनको दफन करने का प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में आपको मिल रहा है, देखने को मिलता है। तो मानव कंकालों को विधिवत दफनाने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में हम लोग को देखने को मिलता है। अब जरा इसको भी देख लेते हैं साइड बाई साइड वाले को। तो प्रागैतिहासिक काल, इसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें आपको लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, समझ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में। और लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जो है इसमें पुरातात्विक संबंधित स्रोत, जो ज़मीन से जो खुदाई में मिलता है, जो मोहरें होती हैं, वो सब चीज़ें से इसका पता चलता है। नेक्स्ट, आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसमें जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें लिखित है लेकिन उसको अभी पूरी तरह हमारे लोग समझ नहीं पाए। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उसे पढ़ा जा सकता है, ये ऐतिहासिक काल हो गया। पृथ्वी एवं मानव का विकास, इसे थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी के इतिहास को भूकालानुक्रम कहा जाता है। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारिणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया है। महाकल्पों को कल्प एवं कल्पों को युगों में विभक्त किया गया है। महाकल्पों को कल्प में विभक्त किया गया है या कल्प को युगों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी लगभग 4.8 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी कितनी पुरानी है, 4.8
अरब वर्ष पुरानी हम लोग की पृथ्वी है, 4.8 अरब वर्ष, जिस पर जीवन का आरंभ 3.8 अरब वर्ष हुआ। तो ये पहला पेज हो गया। आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 दूसरे पे। तो इस पे हम लोग आते हैं दूसरे पे। मध्य पसाड़ी प्रसंग काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन का मध्य पसाड़ काल में कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। तो मध्य पसाड़ काल में पशुपालन का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है? तो एक आदमगढ़ से, दूसरा होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश से, बागोर से, भीलवाड़ा से, राजस्थान से। याद करिए इसको, आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। यहाँ से मध्य पसाड़ काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, मध्य पसाड़ काल उद्योग मुख्यतः है ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री। तो मध्य पसाड़ उद्योग मूलतः क्या है? ज्यामितीय। नेक्स्ट, कहाँ पर मध्य पसाड़ काल में 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो भाई भीमबेटका से अपना सब पत्थरों पे बना हुआ जो पेंटिंग है वह 500 से अधिक प्राप्त हुआ है। तो मध्य पसाड़ काल में ये भीमबेटका से 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारत में मानव कंकाल मध्य पसाड़ काल युग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कंकाल है मध्य पसाड़ युग से उसके साक्ष्य मिले हैं। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए? तो शिवालिक से रामापिथेकस से मिले हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, जो रामापिथेकस है ना, ये शिवालिक जो आपका हिमालय रेंजेस है ना ऊपर कश्मीर की तरफ, वहाँ से रामापिथेकस और शिवापिथेकस दो तरह के कंकाल मिले थे। रामापिथेकस शिवा और शिवापिथेकस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? 7000 BC के आसपास कृषि की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट, किस काल में स्थिर जीवन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चौक का निर्माण एवं मृत भांड का प्रयोग, अग्नि का व्यापक उपयोग शुरू हुआ था? तो भाई नवपाषाण काल में थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया था। तो ये सब अग्नि का उपयोग हो गया, मृत भांड का प्रयोग हो गया, लोग आत्मनिर्भर होने लगे, जनसंख्या बढ़ गया था तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मनुष्य ने वस्त्र निर्माण कब सीखा? नवपाषाण काल में। भाई डेवलपमेंट थोड़ा सा तो हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पसाड़कालीन सेल्ट प्राप्त किए? तो ली मसूरियर क्या किए थे? 1860 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पसाड़कालीन सेल्ट प्राप्त किए थे। सेल्ट यानी पत्थर। तो उस वक्त ये क्या किए? उत्तर पसाड़ीनकालीन सेल्ट प्राप्त किए थे। ली मसूरियर क्या किए? उत्तर पसाड़ीनकालीन सेल्ट प्राप्त किए थे 1860 में। उत्तर पसाड़ीन सेल्ट प्राप्त किए 1860 में ली मसूरियर। यूपी के एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, यूपी SI ARO यूपी PCS वगैरह में ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पसाड़ी कालीन सभ्यता का प्रमुख घोषित कर दिया? बेलारी। वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पसाड़कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित कर दिया? बेलारी को फ्रेजर ने 1872 में दक्षिण भारत का पसाड़कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित कर दिया था। कौन? फ्रेजर ने बेलारी को साउथ इंडिया का प्रमुख पसाड़कालीन का स्थल घोषित किया था 1872 में। नेक्स्ट, नव पसाड़काल को अन्न उत्पादन का युग के नाम से जाना जाता है। भाई उसमें कृषि हो रहा था तो अन्न उत्पादन होबे करेगा। किस स्थल में 5000 ईसा पूर्व कृषिजन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्म प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से 5000 ईसा पूर्व आपको कृषि के साक्ष्य इसमें मिले हैं। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, धान्यों की खेती प्रथम किस काल से प्रारंभ हुई? नवप्रस्तर काल यानी कि नवपाषाण काल को ही नवप्रस्तर काल बोलते हैं। तो धान की खेती होती है ना, धान, चावल धान, तो धान की खेती नवपाषाण काल से शुरू हो गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। मानव द्वारा पहला अनाज जो था ना वो जौ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली व्यवस्था से भोजन उत्पादन वाली व्यवस्था को किस युग में पहुंचा? तो पहले तो ये सब भोजन इकट्ठा करते थे, उसके बाद ये लोग क्या करते, भोजन उत्पादन करने लगे नवपाषाण काल में कृषि करके। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे हो गया। अब थोड़ा नेक्स्ट पे,
बेलन घाटी उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डिवा से वन और कृषि जन्य चावल का प्रमाण मिलता है। तो कहाँ से? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डिवा से कृषि एवं चावल का प्रमाण मिलता है, जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस किस किस्म की है? तो वहाँ का जो धान है ना, जो मिला है, ओराइजा सटाइवा का किस्म है। कौन सा किस्म है वहाँ का धान? ओराइजा सटाइवा का। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित जो कोल्डिवा है, वहाँ से भाई चावल का तो साक्ष्य मिला था, लेकिन जो वहाँ का धान है वो ओराइजा सटाइवा का किस्म है। नेक्स्ट, बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त की भी प्राप्त हुए हैं? तो बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्त प्राप्त हुए हैं? कोल्डिवा से स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी के कोल्डिवा से स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था। लिपि का आविष्कार हड़प्पा में हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इस सभ्यता को किस काल में माना जाएगा? आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक में सभ्यता, आदि ऐतिहासिक में उस समय लिपि तो बना था, लेकिन उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए, तो आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तांबा, कॉपर। ध्यान रखिएगा, यह कॉपर है ना, CBI, कॉपर, ब्रोंज, आयरन। पहले कॉपर यूज़ हुआ, उसके बाद ब्रोंज यूज़ हुआ, उसके बाद आयरन यूज़ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, ताम्र पसारकालीन चैल्कोलिथिक एज में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। किस में? चैल्कोलिथिक ताम्र पसार युग में तांबा और पत्थर के लोग मिला मिला के औजार बनाते थे। इस काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित थे? ग्रामीण समुदाय से। जैसे कुल्हाड़ी हो गया ना, उसी तरह से सब तांबा और पत्थर को मिला के बनाते थे, तो वो लोग ग्रामीण समुदाय के लोग थे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट, प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन। देखिए इसमें बर्तन है, उसका टाइम दिया है, प्राप्ति कहाँ से वो मिट्टी मिला है, प्राप्ति स्थल दिया है, और उस विशेषता दिया है। तो पहला बर्तन पे आते हैं, इसमें काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन। ब्लैक, काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर, 2000 ईसा पूर्व। काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन 2000 ईसा पूर्व में कहाँ पर मिला है? रंगपुर, लोथल, सोनपुर, नौदा टोली, नागदा, महेश्वर। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है ये। देखिए कौन? काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर जिसको बोलते हैं, 2000 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई, मतलब मिला, खोज हुई नहीं, बनता था उस टाइम 2000 ईसा पूर्व में। काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन 2000 ईसा पूर्व में टाइम बना था। प्राप्ति स्थल कौन है? रंगपुर, लोथल, सोनपुर, नौदा टोली, नागदा, महेश्वर। काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन 2000 ईसा पूर्व, रंगपुर, लोथल, सोनपुर, नौदा टोली, नागदा, महेश्वर, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट, दूसरे पे आते हैं, गिरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन, गहरे लाल, जो भगवा गिरुआ होता है ना, हल्का ऑरेंज, जो सब आजकल देखने को मिलता है, मिट्टी के सब घड़ा वगैरह, तो गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन गहरे लाल, इसको OCP बोलते हैं, OCP, गेरुआ रंग के मिट्टी के बर्तन। 1200 ईसा पूर्व। कहाँ से प्राप्ति स्थल है? बदायूं, हरिद्वार, बिजनौर आदि, गंगा घाटी क्षेत्र में। बदायूं, हरिद्वार, बिजनौर से गेरुआ लाल मिट्टी के बर्तन 1200 ईसा पूर्व, प्राग ऐतिहासिक काल, पूर्व वैदिक काल। नेक्स्ट, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन 600 ईसा पूर्व, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब से चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 600 ईसा पूर्व में बने थे, कांस्य युग से संबंधित है। तो चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन PGW, चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन PGW, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब से 600 ईसा पूर्व। अगला, उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन NBPW, उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन 600 से लेकर 200 ईसा पूर्व, पेशावर, तक्षशिला, बानगढ़, शिशुपालगढ़, नासिक, भारत, उत्तर भारत के कई स्थान पर उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन मिले, लौह युग से संबंधित है। तो फिर से सुनिए इसको, उत्तरी काली पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन NBPW 600 से लेकर 200 ईसा पूर्व, पेशावर, तक्षशिला, बानगढ़, शिशुपालगढ़, नासिक, उत्तर भारत के कई स्थान पर लौह युग से संबंधित है। नेक्स्ट, दांतेदार पहिए से चित्रित मिट्टी के बर्तन 200 ईसा पूर्व, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। दांतेदार पहिए से चित्रित मिट्टी के बर्तन 200 ईसा पूर्व, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल से। नेक्स्ट, उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन, उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन 400 से 500 ईसा पूर्व, उत्तर भारत, गंगा घाटी प्रदेश। तो गंगा घाटी प्रदेश में उत्तरी चमकदार काली मिट्टी के बर्तन हम लोग को वहाँ से मिले। अब जरा इसको साइड बाय साइड वाले को भी देख लेते हैं। महाकल्प, ठीक है, तो इसमें महाकल्प, इसका विभाजन कल्पों में किया गया है, पांच कल्प में महाकल्प को बांटा गया। ध्यान से सुनिए, पहला है आर्कियोजोइक, महाकल्प का पहला आर्कियोजोइक, दूसरा प्रोटेरियोजोइक, आर्कियोजोइक, दूसरा प्रोटोरियोजोइक, तीसरा पेलियोजोइक, चौथा मेसोजोइक, पांचवा सीनोजोइक।
तो महाकल्प का पांचों फिर से सुनिए: आर्कोजोइक, प्रोटेरियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये 5 में महाकल्प बटे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानव का विकास का काल जो है ना, ये सीनोजोइक काल से है। मानव का विकास कब से हुआ? सीनोजोइक काल से संबंधित है। सीनोजोइक काल को टर्शियरी एवं क्वाटरनी काल में विभक्त किया जाता है। तो सीनोजोइक काल को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक टर्शियरी और दूसरा क्वाटरनी। क्वाटरनी में और टर्शियरी में सीनोजोइक को विभक्त किया जाता है। और इसमें फिर आता है, क्वाटरनी युग से ही प्लेस्टोसिन खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी जीव अस्तित्व में हैं। क्वाटरनी युग से ही प्लेस्टोनिक खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में कई स्तनधारी अस्तित्व में हैं। किसके चलते? क्वाटरनी युग के प्लेस्टोसिन खंड में अनुकूल जलवायु के कारण अफ्रीका में स्तनधारी जीव यानी मैमल्स अस्तित्व में आ गए हैं, जिनमें हमारे पूर्वज भी हैं। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगल से बाहर निकल आया। तो कब से कब? लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह यानी मंकी मैन टाइप के लोग, कपी समूह उष्णकटिबंधीय जंगलों से बाहर निकल के आ गए। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस समूह में मैदानी क्षेत्र में रहने के लिए अपने को अनुकूल बना लिया। तो 2 करोड़ ईसा पूर्व तक वो लोग मैदानी क्षेत्र में रहने लगे, अपने आप को उस तरह से ढाल लिए। इसके हाथ मुक्त हो गए। अब भाई हाथ मुक्त हो गए यानी कि वो लोग 4 पैर पे नहीं चलते थे, दोनों हाथ उठ गए थे और ये अर्ध उत्तान मुद्रा में चलने लगे, यानी कि आधे शरीर को झुकाकर चलने लगे। इस मुद्रा को रामापिथेकस नाम दिया गया। रामापिथेकस, जो आधे शरीर से झूल झूल के चलते थे एकदम ढुमुक ढुमुक के। नेक्स्ट, जो शाखा जंगलों में धरती पर रहने लगी वो महाकपि वर्ग हो गई और जो समूह में खुले घास मैदान में चला गया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। तो इसमें कहा कह रहा है कि जो जंगल में चलेगा ना, वो मतलब महाकपि वर्ग में चली गई, जो खुले मैदान में चलने लगे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपना हो गए नाम से जाने लगे। यही मानव का आदि पूर्वज बना। पूर्व अनंत नूतन काल प्लेस्टोसिन युग में अधिक विकसित मानव इरेक्टस या पिथेकैंथ्रोपस का विकास हुआ। इरेक्टस यानी कि अब इरेक्ट हो गया, खड़ा हो गया एकदम सीधे, और यहीं पिथेकैंथ्रोपस का विकास हुआ। मध्य अत्यंत नूतन काल। अब देखिए, पिथेकैंथ्रोपस का अर्थ होता है सीधा चलना। कपी मानव पुराने मानव के केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? पुराने मानव केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। जो पुराने टाइप के जो मानव हैं वो अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, पर ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान से लेकर चीन के समशीतोष्ण क्षेत्र तक पाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें इरेक्टस के बाद यहाँ पर नियंडरथल्स प्रकट हुआ, जिसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग आधुनिक मानव जैसी थी। उत्तर अत्यंत नूतन काल। तो इरेक्टस के बाद कौन सा आया? नियंडरथल्स आया, जिसकी मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव के अनुसार थी, मतलब डेवलप्ड थे वो लोग ब्रेन से, नियंडरथल्स। और उसके बाद होमो सैपियंस पे आते हैं। नेक्स्ट पे होमो सैपियंस, इसका उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पूरा पसाड़ काल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। यह आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। इसे क्रो-मैग्नन एवं चाइल्ड्स-डेड, ग्रो-मैग्डी आदि नामों से भी जाना जाता है। क्रो-मैग्नन एवं चांसलेड और क्रो-मैग्नन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट पे। ये इसके लास्ट है पसाड़कालीन उपकरण। तो इस वर्टिकास्म पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव के रगड़ खाकर चिकने हो गए और सपाट हो गए। भाई पानी गिरेगा पत्थर पे, बार बार गिरते जाएगा तो एकदम चिकना नहीं हो जाएगा, वही वाटिकास्म है। दूसरा है कोर, जिस पत्थर को बार बार चोट करके अभिष्ट रूप में ढाला जा सके। अब पत्थर को पीट पीट के एकदम शेप में ला दीजिए ना, एकदम कोर की एकदम ब्लेड की तरह जो हो जाए, वही कोर है। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं।
इसमें आ रहा है, इसमें आपका शुरू हो रहा है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। नेक्स्ट, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था में मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, इनमें से किस स्थल के मृदभांड ताम्रपाषाणी मृदभांडों में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं? तो ये क्या कह रहा है कि हम लोग में चैल्कोलिथिक एज में यानी ताम्रपाषाण कालीन में सबसे आपका बेस्ट सर्वोच्च मृदभांड कौन सा था मिट्टी का बना बर्तन? तो मालवा का जो है आपका मिट्टी सबसे उस समय का बेस्ट था। नेक्स्ट, जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, इसके संबंधित सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद को माना जाता है। तो जोरवे से इससे संबंधित सबसे बड़ा स्थल जोरवे संस्कृति का दैमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली है? कांस्य की वस्तुएं, कांस्य का। दैमाबाद से कांस्य का मिला है यानी ब्रोंज का। नेक्स्ट, आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रवती है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है? गिलुंद को इसका स्थानीय केंद्र माना गया है। नेक्स्ट, 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति कब तक जीवित रही? 700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन को समझिए, 1200 ईसा पूर्व में चैल्कोलिथिक एज एकदम विलुप्त हो गया, अब देखने को नहीं मिल रहा था 1200 के 1100 1000 900, लेकिन जोरवे संस्कृति में 700 ईसा पूर्व तक चली। नेक्स्ट, ताम्रपाषाणी काल में चौक का बने काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग होता था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में होने लगा? ताम्रपाषाणी काल में चित्रित मृदभांडों का प्रयोग होने लगा। लास्ट, नौदाटोली से किस तरह के वस्तुएं से सबसे बड़े ढेर मिले हैं? अनाज। नौदाटोली से किस वस्तुएं मिले हैं? अनाज के ढेर मिले हैं। नौदाटोली से अनाज के ढेर मिले हैं। तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पे, ताम्रपाषाण संस्कृति में। देखिए, जो ताम्रपाषाण संस्कृति था इसमें हम लोग चैल्कोलिथिक को समझते हैं, एकदम इसको शॉर्ट्स में समझते हैं, जिसमें हम लोग तांबा और पत्थर दोनों का उपकरण यूज़ करने लगे। इसमें मृदभांड का बहुत जिक्र हम लोग को देखने को मिलेगा और इस समय की संस्कृति को आइए हम देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको देख रहा हूँ, हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट सारा है, सब कुछ इस बुक में क्या नहीं है, लेकिन जो मुझे अब तक मैंने जो जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, जो क्वेश्चन पेपर देगा उसके अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। पहला है क्वेटा संस्कृति। गुलाबी रंग लिए सफ़ेद रंग के मृदभांड जिन पर काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की गई है। इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है यहाँ के कच्चे घर है, वहाँ पर कच्चे घर है स्थित और प्रस्तर उपकरण तथा अफगानिस्तान और ईरान के साथ संपर्क का साक्ष्य मिला है। कहाँ से अफगानिस्तान और ईरान का संपर्क का साक्ष्य मिला है? क्वेटा संस्कृति से। एक कच्चे घर कहाँ से मिला है? क्वेटा संस्कृति से। किली गुल मोहम्मद, दाबसा दात, पिराक दम्भ आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। तो क्वेटा संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन है? किली गुल मोहम्मद, दाबसा दात, पिराक दम्भ, इस संस्कृति के क्वेटा संस्कृति के ये लोग प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट, कुल्ली संस्कृति पे हम लोग आते हैं। तो कुल्ली संस्कृति में लोग का घर जो था ना, पेंट होता था चूने से। देखिए यहाँ पर पत्थरों की दीवारें पर सफ़ेद चूने लगाए जाते थे, देख रहे हैं, चूने से पेंट कुल्ली संस्कृति में होता था। मकान 2 मंजिला होते थे, कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। नेक्स्ट, अमरी नाल संस्कृति। तो अमरी नाल संस्कृति से हम लोग को क्या मिला है? यहाँ से हम लोग को पूर्व सावधान का अवशेष मिला है। अमरी नाल संस्कृति से पूर्व सावधान का अवशेष मिला है। नेक्स्ट, जोरवे संस्कृति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाल मृदभांडों पर काले रंग का अलंकलन पाया जाता है। राणा धुंडई, मुगल धुंडई, पेरियानो धुंडई, सूरजंगल, डाबरकोट, कौदानी आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। कौन कौन? राणा धुंडई, मुगल घुंडई, राणा घुंडई, पेरियानो घुंडई,
सूरजंगल, डाबरकोट, कौदानी आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। पेंदीदार कटोरे यहाँ के प्रमुख पात्र हैं। यहाँ से नारी, पशु, लिंग, योनि की मूर्ति बनाने का साक्ष्य मिलता है। किसका? लिंग का, पशु का, नारी का, ये सब का जोड़वे संस्कृति से मूर्ति बनाने का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट कोट दीजिए जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। बस्ती के चारों ओर विशाल सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिलते हैं। मतलब बस्ती के चारों तरफ अपना दीवार बड़ा बड़ा बना रहता था। पत्थरों का चौक, कांस्य की बनी मोटी चूड़ी, कोट दीजी में मिली थी कांस्य की बनी मोटी चूड़ी। उसके बाद चारों तरफ जो बाउंड्री था कोट दीजी में था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रहमान ढेरी। तो रहमान ढेरी से हम लोग को क्या हुआ? आयताकार नगर के अवशेष कहाँ है? रहमान ढेरी में। इसमें भी नगर की सुरक्षा हेतु विशाल दीवार का विशेषता यहाँ भी है। मतलब चारों तरफ से विशाल दीवार था रहमान ढेरी में भी। मेहरगढ़, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से? मेहरगढ़ से। मिट्टी की मातृ देवी की प्रतिमा मेहरगढ़ से। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। तरकाई किला, किलेबंदी की अवशेष गेहूं, जौ, मूंग, मसूर दाल। मूंग मसूर दाल ध्यान देखिए यहाँ पर। तरकाई किला से किलेबंदी के अवशेष गेहूं, जौ, मूंग, मसूर दाल, मटर के साक्ष्य लीवान नामक स्थान जहाँ से पत्थर के औजार बनाने का विशाल कारखाने भी मिले हैं। तो पत्थर के बनाने का विशाल कारखाना तरकाई किला में, मटर का साक्ष्य तरकाई किला में, मूंग मसूर दाल का साक्ष्य तरकाई किला में। नेक्स्ट मुंडीगाक महल जैसा दो विशाल भवन। मुंडीगाक में महल जैसा दो इसमें विशाल भवन महल जैसा मिला था मुंडीगाक में। धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग कहाँ पर सर्वप्रथम हुआ था? मुंडीगाक में। धूप में सुखाया गया जो ईंटा को बनाया जाता है ना, धूप में सुखाया जाता है, वो मुंडीगाक में हुआ था। मातृदेवी की प्रतिमा मुंडीगाक में, और इसमें कांसे की कुल्हाड़ी मुंडीगाक में। आते हैं लास्ट बालाकोट पे। बालाकोट विशाल इमारत, कुबड़े बैल एवं पीपल के पेड़, अंकित सुंदर मिट्टी के बर्तन आदि यहाँ पे मिले हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ औजारों के बारे में दिया गया है। ये सब गड़ासा औजार, एक्स खुरचनी, बेधनी, दक्षिणी बेधक। आप इस बुक को ले लीजिए। ये बुक अगर आपके पास रहेगा तो आपको थोड़ा सा इसमें ईजी रहेगा पढ़ने में। थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ, ख़त्म ही कर दूँ इस पूरा पहला चैप्टर को, तो ख़त्म कर दे रहे हैं इसको। अग्नि का आविष्कार जावा मानव ने किया। हस्त कुठार एवं विदर्णी प्राचीनतम काल के सबसे प्रचलित उपकरण थे। हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है, हैंडीमैन को। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। तो भारत में मानव कंकाल मध्य पूरा पाषाण काल से मिलते हैं। रामापिथेकस के जीवाश्म शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। शिवालिक में रामापिथेकस का जीवाश्म, उसका फॉसिल मिलता है। नेक्स्ट, वस्त्र निर्माण कला मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीखी। अब आते हैं हम लोग गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव से मिलता है। देखिए धान का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना, दो ऑप्शन देगा आपके पास एग्जाम में। एक देगा आपका लहुरा देव और एक देगा मेहरगढ़। अगर दोनों दिया है तो लहुरा देव को मारिएगा, क्योंकि लहुरा देव सबसे पुराना है जो कि भारत में भी स्थिर है। और इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया तो मेहरगढ़ तो भैया चला गया है, मेहरगढ़ इंडिया के बाहर है। तो लहुरा देव अगर ऑप्शन में दिया तो लहुरा देव को क्लिक मारिएगा। नेक्स्ट, दमदमा हरियाणा से एक ही कब्र में 3 मानव के अवशेष मिले हैं। कहाँ? दमदमा में, हरियाणा में एक ही कब्र में 3 मानव के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र में लेखिया उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिले हैं आपको? विंध्य क्षेत्र के लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं उत्तर प्रदेश से। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं, पुरातत्व विज्ञान, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या है भैया? जो मतलब पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों को जो उससे जानकारी प्राप्त करते हैं वही लोग इसमें हैं। और इसमें मेन अब टॉपिक पे आते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। वे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम डायरेक्टर थे, महानिदेशक। तो कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर भी थे। और उसके बाद जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन आया ना, जो खोद हुआ, तो उसमें सर जॉन मार्शल 902 से 928 तक इसके डायरेक्टर बन गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो ये याद रखिएगा कि जब हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो उस वक्त सर जॉन मार्शल डायरेक्टर थे। उन्हीं के काल में 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज उन्हीं के काल में की गई। इस तरह हम लोग का पहला चैप्टर आज ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि मैं और प्रोत्साहन पाके और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। चलिए, जय हिंद, बाय। बिना टाइम को गवाए हमने अपना कोशिश किया बनाने का। अगली बार और भी मेहनत करूँगा। जय हिंद।